कि जो रिकवरीज हैं वो लगभग दुगनी 1.75 टाइम्स हो गई हैं एक्टिव केसेस की तुलना में। यानी जितने लोग अस्पतालों में एडमिशन के लिए जा रहे हैं उससे कहीं अधिक संख्या में लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये हम आपको रिकवरी रेट की जो बदलने की दर है, रेट ऑफ चेंज आपको दिखा रहे हैं, कैसे रिकवरी रेट राइज कर रहा है। आप देखेंगे कि 10% से ये 26% हुआ, फिर 47% हुआ 31 मई तक, और 9 जुलाई को ये 62% हो गया है और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रिकवरी इज एप्रिशिएबल। ये कुछ जनसंख्या से संबंधित और आयु वाली जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हैं। इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि यदि आप देखें कि 14 बरस से कम की आबादी का हिंदुस्तान की कुल आबादी में क्या प्रतिशत है, तो वो 1%, वो 35% है। उस 35% आबादी में कोविड डेथ्स 1% हुई हैं। 15 से 29 वर्ष की जो आयु के लोग हैं वो भारत की जनसंख्या का 18% हैं, और इस आयु वर्ग में कोविड की जो डेथ्स हैं वो केवल 3% हुई हैं। 30 से 44 वर्ष की जो आयु के लोग हैं वो भारत की जनसंख्या का 22% है, और इस एज ग्रुप में कोविड की जो डेथ्स हैं वो 11% है। तो अगर आप इस पूरे ब्लॉक को एक साथ देखें, यानी 14 साल से कम के आयु से लेकर 44 वर्ष की आयु तक के लोग, तो इसमें जो कोविड से रिलेटेड डेथ हैं वो केवल 15% हुई हैं। लेकिन साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक हाई रिस्क पॉपुलेशन भी है। ये वो लोग हैं जो 55 वर्ष से ऊपर की, 45 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं। 45 से 59 वर्ष की आयु में आप देखेंगे कि कुल जनसंख्या का ये 15% हैं, जबकि इसमें कोविड की जो डेथ हैं वो 32% है। 60 से 74 वर्ष की जो आयु के लोग हैं वो भारत की जनसंख्या का 8% हैं, लेकिन इसमें कोविड से जो डेथ हुई हैं वो 39% है। और 75 वर्ष से अधिक आयु के उम्र दराज जो लोग हैं वो कुल आबादी का 2% हैं, लेकिन यहाँ जो कोविड से डेथ हुई हैं वो 14% है। यानी इसका निचोड़ ये है कि भारतवर्ष की 25% आबादी जो 45 वर्ष से लेकर ऊपर की आयु की है, 75 वर्ष से ऊपर तक की, उसमें 85% कोविड रिलेटेड डेथ हुई है। तो ये आयु वर्ग है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी, तो ये जो 2 गज की दूरी का कॉन्सेप्ट है या 6 फीट की दूरी का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको प्रोटेक्ट करता है उन छोटे ड्रॉपलेट से जो कि हवा में लंबे समय तक सस्पेंड रह सकते हैं और एयरबोर्न होने की जिनकी संभावना हो सकती है। कि रेमडेसिविर या टोसिलिजुमैब या प्लाज्मा थेरेपी, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको भारत सरकार का क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इन्वेस्टिगेशनल थेरेपीज़ में रखता है। तो ये मेन लाइन ड्रग्स नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी की ड्रग्स हैं। इनका उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाना है ये भी हमारा प्रोटोकॉल बताता है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, किन परिस्थितियों में उपयोग नहीं किया जाना, ये भी बताता है। और मैंने अभी पूर्व में निवेदन किया था कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने कुछ कंपनियों को दिशा निर्देश दिए हैं और राज्य सरकारों को भी एडवाइस दी है, उसमें रेमडेसिविर भी कवर होता है। उसमें हम लोग राज्यों के साथ निरंतर संवाद में रहते हैं और हम राज्यों को बार बार ये आवश्यकता बताते हैं कि जहाँ केसेस की संख्या स्टेबलाइज भी हो गई है वहाँ भी हम अपने एफर्ट्स को स्लैकन नहीं कर सकते। हमें अभी भी पूरे जोश के साथ कुछ गतिविधियाँ करनी है। वो गतिविधियाँ क्या हैं? एक, जहाँ भी नए केस आते हैं वहाँ कंटेनमेंट एरियाज़ का निर्धारण हो। 2, जब कंटेनमेंट एरियाज़ का निर्धारण हो गया तो उस कंटेनमेंट एरिया के भीतर
हाउस टू हाउस एक्टिव केस सर्च हो। 3, तुरंत टेस्टिंग हो, उसके लिए टेस्टिंग को रैंप अप करना आवश्यक है, जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है सबके सहयोग से, दिल्ली सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से, अन्य संस्थाओं के सहयोग से। और जब आप रैंप अप करते हैं टेस्टिंग को, तो जो भी नए केस आते हैं उनको आप तुरंत आइसोलेट करें और उनका ट्रीटमेंट करें। आपने ये पाया होगा कि जिन शहरों में या जिन इलाकों में ये गतिविधि जहाँ भी कुछ धीमी होती है तो केसेस की तादाद बढ़ जाती है। तो ये मान के चलना होगा कि ये प्रतिदिन की लड़ाई है, जिसमें कि हम अपने एफर्ट्स में कमी ना आने दें। ये तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न जो आपने एक मैथमेटिकल मॉडल के बारे में उठाया, आप सब अवगत हैं कि पिछले कई महीनों में, मार्च में, अप्रैल में, अनेक संस्थाओं ने अनेक प्रकार के मैथमेटिकल मॉडल से इस डिजीज़ के प्रेवलेंस और संख्याओं के बारे में प्रोजेक्शन करने की प्रयास की है। हमारा ये मानना है कि इस प्रकार के प्रयास अनेक पैरामीटर्स को मैथमेटिकल मॉडलिंग में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। वो दैट इज द लेक्यूना ऑफ सच मैथमेटिकल मॉडल्स। इन्फेक्शन या वायरस कैसे बिहेव करेगा, एक पैरामीटर ये है। इन्फेक्शन के प्रति सरकारें कैसे बिहेव करेंगी, राज्य सरकार और भारत सरकार, दूसरा पैरामीटर ये है। कम्युनिटी कैसे बिहेव करेगी, समुदाय, तीसरा पैरामीटर ये है। आप ये पाएंगे कि अधिकांश मैथमेटिकल मॉडल केवल पहले पैरामीटर पर फोकस करते हैं, और वो भी कोई बहुत सर्टेनिटी के साथ हम नहीं कह सकते कि वायरस कैसे बिहेव करेगा अलग अलग परिस्थितियों में। यानी डेंस आबादी में वायरस का बिहेवियर क्या होगा, स्कैटर्ड आबादी में क्या होगा, हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा समय हम इन मैथमेटिकल मॉडल्स पर लगाने के बनिस्पत अगर कंटेनमेंट, सर्वेलेंस, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट में लगाएं तो उसके बेहतर नतीजे आएंगे। ये हम सब मानते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी का भी मानना है कि RT-PCR टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का। RT-PCR टेस्ट करने की जो क्षमताएं हैं उनको भी ICMR निरंतर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, बड़ी भी हैं, लेकिन उसकी भी सीमाएं हैं। इसलिए हमने ये कहा था कि रैपिड एंटीजन टेस्ट का भी उपयोग हो। वर्तमान में देश के भीतर प्रतिदिन 3 लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट किट मैन्युफैक्चर करने की क्षमता है। ये डोमेस्टिक कैपेसिटी है और इसके बढ़ने की संभावना है। देयर आर 10 रैपिड एंटीजन किट मैन्युफैक्चरर्स who have already approached ICMR for validation of their kits and ICMR is engaged with them। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट में यदि आप पॉजिटिव आते हैं तो आप पॉजिटिव हैं, ऐसा साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है। यदि आप रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आते हैं और आपको सिम्टम्स भी हैं, ऐसी परिस्थिति में ICMR का सुझाव राज्य सरकारों को ये है कि ऐसे व्यक्ति को, यानी सिम्प्टोमेटिक नेगेटिव पर्सन फ्रॉम रैपिड एंटीजन टेस्ट must go in for a RT-PCR test।